हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरिफ खान। आज हम क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर की वीडियो नंबर 33 करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल लिक्विड्स। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि दो वाष्पशील द्रव युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। आज हम पढ़ेंगे अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स। देखिए, अगर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, जैसे किसी क्लोज्ड कंटेनर में हम एक ऐसा सॉल्यूशन लें जिसमें सॉल्वेंट कैसा हो, लिक्विड हो, लेकिन कैसा लिक्विड हो, वोलाटाइल लिक्विड हो, और उसमें जो सॉल्यूट डिसॉल्व हो वो कैसा हो, नॉन वोलाटाइल हो। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर बनेगी वो केवल किसकी होगी, वोलाटाइल सॉल्वेंट की होगी। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की यहाँ पे वेपर नहीं बनेगी। तो जब यहाँ पे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की वेपर नहीं बनेगी तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। जो भी कुछ इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वह इस वोलाटाइल लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वही वेपर प्रेशर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन का होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम एक ऐसा विलयन लेते हैं जिसमें विलायक वाष्पशील द्रव हो और विलय अवाष्पशील हो, तो ऐसे विलयन का वाष्प दाब जो होगा वह विलायक के वाष्प दाब के कारण होगा। यहाँ पर केवल इस विलायक की ही वाष्प बनेगी, जो सॉल्यूट है, जो विलय है, उसकी वाष्प नहीं बनेगी, क्योंकि वह विलय कैसा है, अवाष्पशील विलय है, उसकी वाष्प बनेगी ही नहीं। तो यहाँ पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों का जो वाष्प दाब होगा वह जो वाष्प दाब विलायक का होगा वही वाष्प दाब विलयन का होगा। ऐसे विलयनों के वाष्प दाब में अवाष्पशील विलय का कोई भी योगदान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि विलय कैसा है, यहाँ पर अवाष्पशील है, उसकी वाष्प, उसकी वेपर बन ही नहीं रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जो विलयन का वाष्प दाब होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मान लिया कितना होगा, पीएस। ये बिल्कुल किसके बराबर होगा, वाष्पशील विलायक के वाष्प दाब के वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल सॉल्वेंट के बराबर होगा। ठीक है, ये क्या है, वाष्पशील विलायक का वाष्प दाब वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल सॉल्वेंट, ये किसके बराबर होगा, विलयन के वाष्प दाब के। क्यों होगा? क्योंकि विलायक वाष्पशील है लेकिन जो विलय है वो अवाष्पशील नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। अब ये जो पी सॉल्वेंट है इसकी जगह पर हम राउल्ट के नियम से क्या कर सकते हैं, पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। पी नॉट क्या है, विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, और ये क्या है, जीटा सॉल्वेंट, मतलब विलायक का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब ये टर्म कैसे देखो आ जाता है, देख लेते हैं। जैसे देखो, पीएस क्या हुआ, विलयन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी ऐसे करें, पीएस, ठीक है ना, पीएस इक्वल टू क्या होगा, के, सॉरी ऐसे करें, पी सॉल्वेंट, यानी क्या हुआ, विलायक का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। किसके नियम से, राउल्ट के नियम से। अब पी सॉल्वेंट यानी विलायक का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखना पड़ेगा, के इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना। अब अगर प्योर सॉल्वेंट होगा, यहाँ पर केवल सॉल्वेंट लिया जाए, तो जो भी मोल फ्रैक्शन होगा वो किसका होगा, विलायक का, सॉल्वेंट का।
सॉल्वेंट ही केवल यहाँ पर है तो उसका मोल फ्रैक्शन मोल प्रभाज 1 होगा इंटू के। फिर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का वाष्प दाब। अब यहाँ पर जो भी कंटेनर में हमने लिया है अभी वो केवल क्या है, विलायक है। तो जो भी वेपर प्रेशर होगा वह विलायक का वाष्प दाब होगा, यानी शुद्ध अवस्था में विलायक है। तो के की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पी नॉट के। पी नॉट क्या होता है, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, के की वैल्यू क्या आ गई, पी नॉट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या करना पड़ा है, जो कांस्टेंट है के उसकी जगह पे पी नॉट कर दिया गया इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का मोल प्रभाज। तो अब पी एस इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब ये जो टर्म, ये जो फॉर्मूला हमको मिल रहा है, ये हमें क्या बता रहा है कि अगर हम देखते हैं किसी निश्चित ताप पर या स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब पीएस, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है पीएस, ये क्या हुआ, सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर या एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, यानी स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का जो वाष्प दाब है वह विलायक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर है। अब आगे चलकर हम देखेंगे कि ये पी नॉट क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। शुद्ध अवस्था में जो विलायक का वाष्प दाब है वो स्थिर रहता है। प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर पी नॉट होगा वो कांस्टेंट होगा। तो हम देखेंगे पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब राउल्ट का नियम इस रूप में चेंज हो जाएगा। क्या हो गया कि अब राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम क्या हो गया कि स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of solute in the solution। ठीक है, अब ये राउल्ट का जो लॉ है, राउल्ट का नियम है, इस फॉर्म में भी कहा जा सकता है और इस रूप में, इस फॉर्म में भी कहा जा सकता है। तो हमने राउल्ट का नियम दोनों तरीके से समझा दिया। अब देखो थोड़ा इसको और अपग्रेड करते हैं और मॉडिफाई करते हैं। देखिए, कोई भी अगर द्विअंगी विलयन है, यानी कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें मतलब एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट। अब यहाँ सॉल्यूट कैसा है, अवाष्पशील है, नॉन वोलाटाइल है, और जो विलायक सॉल्वेंट है वो कैसा है, वाष्पशील वोलाटाइल है। तो यहाँ पर एक अवाष्पशील विलय है और एक वाष्पशील विलायक है, तो ये द्विअंगी विलयन है। तो किसी भी द्विअंगी विलयन के लिए विलय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज, इन दोनों का योगफल 1 होता है। किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है योगफल वो 1 होता है। अब ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको इधर हम ट्रांसफर कर दें तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। अब हमने राउल्ट का भी लॉ क्या मिला हमको, पी एस इक्वल टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या बनता है, राउल्ट का नियम। किसके लिए, फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब देन पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, विलय का मोल प्रभाज,
विलायक का मोल प्रभाज की जगह क्या हो सकता है, 1 माइनस विलेय का मोल प्रभाज। तो यहाँ पर विलायक के मोल की प्रभाज की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस विलेय का मोल प्रभाज। अब इसको ट्रांसफर करिएगा, PS अपॉन P0 इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 1 माइनस PS अपॉन P0 को ट्रांसफर कर लिया हमने, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये टर्म क्या बताता है, पिछले वीडियोस में हमने क्या देखा था, ये टर्म है लोअरिंग ऑफ वेपर, रिलेटिव लोअरिंग। इतना पोर्शन क्या होगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे निकालते हो, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को घटा देते हो, लेस कर देते हो, यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से विलयन के वाष्प दाब को माइनस कर देंगे तो वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिल जाएगा। अब इसमें जब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से डिवाइड कर दोगे तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मिलेगा। इतना टर्म क्या मिलेगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसमें जब करिएगा P0 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिलेगा। तो इस सॉल्यूशन का जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ रहा है ये किसके बराबर आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो अब राउल्ट का नियम, राउल्ट का लॉ एक तीसरे रूप में, तीसरे फॉर्म में आ जाता है। क्या आता है कि स्थिर ताप पर एक अवाष्पशील विलेय और एक वाष्पशील विलायक का द्विअंगी विलयन लेते हैं तो उसका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। स्थिर ताप पर एक अवाष्पशील और एक वाष्पशील विलायक वाले विलयन का, द्विअंगी विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन containing a volatile liquid and non-volatile solute, its relative rolling of vapor pressure is equal to mole fraction of solute in the solution। क्या हमने कहा, बात सुनिए, क्या हमने कहा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ अ, रिलेटिव लोअरिंग, ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग, relative lowering of a binary solution containing a volatile liquid and a non-volatile solute is equal to mole fraction of solute in the solution। ठीक है, ये क्या है, राउल्ट का नियम, राउल्ट लॉ एक तीसरे फॉर्म में आ गया। ठीक है, पहले फॉर्म में हमने ये बताया राउल्ट का लॉ, उसके बाद दूसरे फॉर्म में ये बताया, तीसरे रूप में, तीसरे फॉर्म में राउल्ट का नियम इस प्रकार से भी कहा जा सकता है। अब देखिए जो राउल्ट का नियम हम पढ़े हैं, ठीक है, और हमने हेनरी का नियम भी पढ़ रखा है, दोनों में जरा हम कंपैरिजन करें। देखो अब यहाँ पर जो नॉन, ये अगर मान लीजिए दो कंपोनेंट है, इस सॉल्यूशन के दो घटक हैं, दो कंपोनेंट है ए और बी, ये दोनों ही कंपोनेंट कैसे हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों ही कैसे हैं, मान लो वोलाटाइल है, वाष्पशील है। ठीक है, तो हेनरी के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या होता है कि इस घटक का, इस कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में मौजूद उसके मोल फ्रैक्शन के, मोल प्रभाज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इस कंपोनेंट ए का, इस कंपोनेंट ए का अगर हम मोल फ्रैक्शन कितना मान लें, इस कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन क्या नाम है, XA हो जाए, और इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर हो वो क्या हो जाए, PA। तो PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA होगा। यही क्या है, यही क्या है, राउल्ट का नियम है, राउल्ट्स लॉ है। यही क्या हो जाएगा, राउल्ट्स लॉ हो जाएगा। ठीक है ना, बात सुने। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां लगाओगे, जो इसको हटाओगे तो P0A क्या होता है, कंपोनेंट ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होता है। हेनरी राउल्ट का नियम क्या कहता है कि अगर विलयन के दो घटक हो ए और बी, दोनों ही वाष्पशील, दोनों ही वोलाटाइल हो, तो प्रत्येक विलयन में उपस्थित प्रत्येक वाष्पशील अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है
विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर कंपोनेंट ए मान लो वाष्पशील है, वोलाटाइल है और उसका आंशिक वाष्प पदार्थ Pa है, तो राउल्ट के नियम से Pa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA होगा। XA क्या है? A का सॉल्यूशन में विलयन में मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन है। अब इसको हटाओगे समानुपात का चिन्ह, तो एक नियतांक रखना पड़ेगा P नॉट ए। ये P नॉट ए क्या होता है? शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट। तो ये क्या बना? राउल्ट का नियम, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इसके ऊपर हम हेनरी का नियम लागू करें तो हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ गैसेस के लिए लागू होता है। तो हम ये कंसीडर कर लें, ये मान लें जो कंपोनेंट ए है वो इतना ज्यादा वाष्पशील है, इतना अधिक वोलाटाइल है कि वो गैस अवस्था में, गैसियस फेज में ही रहता है। अब यहाँ पर हम राउल्ट का नियम लागू कर सकते हैं। तो अब क्या होगा? राउल्ट का नियम याद करिए, क्या हमने बताया था राउल्ट्स लॉ कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उपस्थित उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वह उसके सॉल्यूशन में मौजूद उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब ये जो कंपोनेंट ए है हमने क्या माना है? वो गैस अवस्था, गैस फेज में ही रहता है। तो गैस फेज में ए का पार्शियल वेपर प्रेशर, आंशिक वाष्प दाब Pa है और सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज कितना है? जीटा ए या XA कह दो। तो Pa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? XA। अब ये क्या बना? राउल्ट हेनरी का नियम। अब दोनों में क्या है? सिमिलरिटी मिल रही है। अब यहाँ पर जब हमने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट रखा तो P नॉट ए रखा, यहाँ पे क्या रखेंगे? KH क्या होता है? हेनरी कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम क्या है? समान हो जाते, इक्वल हो जाते। कब? राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति बन जाता है। कब बन जाता है? जब घटक कैसा हो? इतना वाष्पशील हो, इतना वोलाटाइल कंपोनेंट हो कि वो गैस फेज में ही रहे। तो राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति, एक स्पेशल कंडीशन बन जाता है। दोनों में केवल फर्क क्या हो गया? यहाँ P नॉट ए हो गया, यहाँ पर KH। और जब राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति, एक स्पेशल कंडीशन बन जाएगा, तो इन दोनों कांस्टेंट के मान, इन दोनों के वैल्यूज भी क्या हो जाएंगे? P नॉट ए के और KH के, इन दोनों के वैल्यूज भी इक्वल हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद वाली वीडियोज में हम राउल्ट के नियम पे कुछ जो है क्वेश्चन लगाएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।